प्रगति रोजगार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में भारत के इतिहास में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 7वां। इससे पहले हमने आपको 6 टेस्ट करा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आज के सेशन में साथ ही हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य। आपके ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ है मौर्य साम्राज्य, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम डिस्कस करेंगे। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मौर्य साम्राज्य से टोटल 50 क्वेश्चन पे साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे और यहीं से आपके पेपर में सवाल बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य हैं, यानी जो चाणक्य हैं साथी इन्हीं का नाम कौटिल्य भी होता है और इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है। क्या ये बात सही है? तो आप जानते हैं बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है कि कौटिल्य को हम भारत का मैकियावेली कहते हैं। ये सीधे आपसे सवाल पूछेगा भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा कौटिल्य। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है साथी वह राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई एक पुस्तक है, ना कि अर्थशास्त्र पर पूरी तरह से लिखा गया। तो बिल्कुल सही है, ये तीनों स्टेटमेंट आपके सी हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी तीनों की तीनों आपके सही है। इस तरह से डी हो जाएगा आपका। अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो पहली बात देखिए, मौर्य साम्राज्य का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अन्य नाम क्या होता है, विष्णुगुप्त या चाणक्य, तो ये सीधे आपसे पूछा जाएगा। जो इनका अर्थशास्त्र है साथी वह राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। आपसे पूछेगा कि भारत का मैकियावेली किसे बोलते हैं, तो जवाब होगा भारत का मैकियावेली हम कौटिल्य को बोलते हैं। आपसे पूछेगा कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह कितने अधिकरण या कितने प्रकरण में बटा हुआ है, तो जवाब होगा आपका 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और उसमें 6000 श्लोक दिए गए हैं साथी। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को सबसे पहले किसने प्रकाशित करवाया था, तो जवाब होगा डॉक्टर श्याम शास्त्री। कब करवाए थे? 1909 में। इसे भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना हो। अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ना तो किसी मौर्य शासक का नाम है और ना ही मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है। बिल्कुल सही है। आप देखेंगे जब अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो किसी भी मौर्य शासक का उसमें नाम नहीं आता है और ना ही मौर्यों की जो राजधानी है पाटलिपुत्र उसके बारे में चर्चा मिलती है। ठीक है। सेकंड, अर्थशास्त्र में सैन्य प्रशासन और नगर प्रशासन का वर्णन नहीं मिलता है। क्या ये बात सही है? तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो इनका अर्थशास्त्र साथी वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। इसमें सैन्य प्रशासन और नगर प्रशासन का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो इस कार से दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब। ठीक है। अब देखिए, अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें किसी भी मौर्य शासक का कोई वर्णन नहीं मिलता, चाहे वो अशोक हो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, किसी का वर्णन नहीं है। और ना ही जो इनकी राजधानी है पाटलिपुत्र उसके बारे में कोई जानकारी मिलती है। ठीक है। और इसमें अर्थशास्त्र में हम सैन्य प्रशासन और नगर प्रशासन का भी वर्णन नहीं मिलता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित लोक प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन सैन्य प्रशासन नगर प्रशासन पर नहीं किया गया है कोई बात। यह राजनीति पर लिखी गई साथी एक सामान्य पुस्तक है जो कि राजनीति शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे राजा का मुख कहा जाता है? ये सब सवाल पेपर में आता है, ध्यान रखिएगा। तो कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया हुआ है एक राजा के लिए शासन करने के लिए साथी। तो पहली बात तो यही याद रखिएगा, सप्तांग सिद्धांत किसने दिया, तो सप्तांग सिद्धांत दिया है चाणक्य ने, यानी कौटिल्य ने दिया है। और राज्य का मुख किसे कहा है इसमें? ठीक है, तो याद रखेंगे जो धन होता है, जो कोष होता है, धन होता है, इसे कौटिल्य ने किसी राज्य का मुख कहा हुआ है। और मुख ही बंद हो जाए तो आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा, यानी अगर कोष ही खत्म हो जाए, धन ही खत्म हो जाए तो शासक राजा जिंदा ही नहीं रहेगा। देखिए, सप्तांग सिद्धांत में कुल 7 तत्वों की बात इन्होंने करी हुई है कौटिल्य ने। कौन कौन? एक तो स्वामी, यह राजा के सिर के तुल्य होता है, यानी अगर किसी राज्य में एक स्वामी ही ना हो तो कुछ भी नहीं है। सेकंड होता है अमात्य, जिसे हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, ये राज्य की आंखें होती हैं, राज्य की आंखें होती हैं। अगर अमात्य ना रहे, अच्छा प्रधानमंत्री ना रहे तो राज्य एकदम डैमेज हो जाएगा। जनपद या राज्य का क्षेत्र, ये राज्य की जांघाएं होती हैं साथी, और अगर किसी राज्य का जनपद उससे टूट लिया जाए तो जांघाएं टूट जाए तो चल ही नहीं पाएगा। दुर्ग या किला, ये किसी राज्य की बाहें होती हैं, अगर आप अपना घेरा बनाए हुए हैं तो समझिए आप सुरक्षित हैं। कोष या धन, ये किसी राज्य का मुख होता है, जबकि दंड और सेना ये मस्तिष्क होता है। और मित्र क्या होते हैं, तो राज्य की कानें होती है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, पेपर में ऐसे ही सीधे आपसे पूछेगा
और आपको बताना होगा। अगला नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुद्रदामन के जूनागढ़ के संदर्भ में जूनागढ़ अभिलेख के बारे में सही है? इस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में एक झील बनाया था जिसका नाम है साथी सुदर्शन झील। सौराष्ट्र प्रांत माने गुजरात में, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, रुद्रदामन के समय में जो ये सुदर्शन झील है इसका पुनर्निर्माण कराया गया था, इसके बांध का यह फिर से निर्माण कराता है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही जवाब। देखिए हमें ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसे थोड़ा सा समझिएगा। आप जानते हैं किसी भी समय के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कुछ स्रोत होता है, तो ऐसे ही हमें अगर मौर्य काल के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है तो हमारे पास कुछ सोर्स होंगे, जाहिर सी बात है, तभी तो मौर्य काल के बारे में हम जान पाए। तो हाँ, तो इनमें से एक सोर्स होता है साथ ही साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब कि जो साहित्य लिखे गए थे, तो मौर्य काल के बारे में साहित्यिक स्रोत का सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल होता है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र किसका? चाणक्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे मौर्य काल की जानकारी के लिए तो अभिलेख हमें बताते हैं। क्या हमें बताते हैं? अभिलेख हमें बताते हैं, ठीक है। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत होता है जो हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। और तीसरा होता है साथ ही गुहालेख। गुहालेख का मतलब हो गया कि जो गुफाओं में लिखा गया है। और चौथा हो गया साथ ही जो स्तंभ थे, यानी जो अशोक के स्तंभ है वो भी हमें आज जानकारी देते हैं मौर्य काल के बारे में। इसीलिए आपने देखा कि हमने स्टार्टिंग में आपको अर्थशास्त्र के बारे में बताया जो भी पॉइंट बन सकती थी। अब हम बात करेंगे अभिलेख और देखेंगे अभिलेख में हमें कहां से क्या क्या जानकारी मिलती है। उसी में एक अभिलेख की चर्चा किया जा रहा है जिसका नाम है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जब हम इस अभिलेख को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र यानी गुजरात में साथी एक झील बनवाया था और इस झील का नाम क्या रखा गया है? सुदर्शन झील रखा गया है। आगे समय बीतता जाता है तो जूनागढ़ के राजा है साथी रुद्रदामन। रुद्रदामन ने क्या किया? इस झील का पुनर्निर्माण कराया। इसका बांध वगैरह टूट गया था तो इसको ये रीस्ट्रक्चर करवाते हैं, पुनः निर्माण करवाते हैं। तो इस प्रकार से सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर यानी सही जवाब। देखिएगा अगर हम बात करेंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। इस अभिलेख में पहली बात तो 4 शासक का नाम मिलता है। कौन कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक हैं, रुद्रदामन है और स्कंदगुप्त यानी ये गुप्त साम्राज्य के भी शासक हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। रुद्रदामन के जूनागढ़ में 4 शासक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त एवं उनसे संबंधित राज्यपालों का विवरण हमें यहाँ देखने को मिलता है। इस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र यानी गुजरात के अंदर साथी एक झील बनवाया था जिसका नाम है सुदर्शन झील, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया? ठीक है। जब ये सुदर्शन झील बनवा रहे हैं तो उस समय पुष्यगुप्त वैश्य यहाँ के शासक हैं। कहाँ के? सौराष्ट्र के। आगे देखेंगे अशोक के समय में क्या होता है, एक व्यक्ति है तुस्ताफ, यवन शासक है साथी जो कि सौराष्ट्र के राज्यपाल रहते हैं। इनके समय में भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया। तो अब आप देखेंगे तो एक व्यक्ति मिल गए अशोक जो कि पुनर्निर्माण करवा रहे हैं। आगे आप देखेंगे तो एक व्यक्ति है साथी जूनागढ़ के राजा रुद्रदामन। इनके समय में सुदर्शन झील के बांध का साथी पुनर्निर्माण कराया गया और इस समय यहाँ के जो राज्यपाल है वह थे सुविशाखा। कौन? सुविशाख या फिर सुविशाखा कह सकते हैं। तो सुविशाख कौन है? तो राज्यपाल है कहाँ के? कहाँ के राज्यपाल हैं? तो साथी याद रखेंगे सौराष्ट्र के राज्यपाल हैं। कब? जब रुद्रदामन फिर से बनवा रहे हैं सुदर्शन झील को, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना होगा। अगला एक ग्रंथ है प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत कथा मंजरी। अब देखिए ये भी है जो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। तो कुछ और ग्रंथ हैं जैसे इनमें है बृहत कथा मंजरी और करा इसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे इसके लेखक है क्षेमेंद्र। कौन है? क्षेमेंद्र है। तो बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। अब कुछ साहित्य है जिसे आपको याद रखना है, पेपर में सीधे पूछा जाएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक आप जानते हैं विशाख दत्त है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है, इसीलिए मुद्रा राक्षस हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखा है? तो ढूंढीराज नामक व्यक्ति ने लिखा है। सवाल पूछेगा कि मुद्रा राक्षस के टीके का लेखक कौन है? तो जवाब होगा आपका ढूंढीराज। बृहत कथा मंजरी की बात करेंगे तो इसके लेखक के साथ ही क्षेमेंद्र। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें नंद वंश का बताया गया है। तो अगर आपसे पूछे किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का बताया गया तो आपका जवाब होगा बृहद कथा मंजरी। जबकि बात करेंगे कथा सरित सागर की तो इसके लेखक कौन है? सोमदेव। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए? अब थोड़ा सा देखते हैं कि अभिलेख कैसे हमें बताते हैं मौर्य काल के बारे में।
तो कह रहा कि ये जो अशोक का जो सबसे प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख है वो कौन सी लिपि में लिखा गया है। तो ज्यादातर आप जितने अभिलेख पाएंगे साथी वो सब ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। किसमें? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे अशोक के अभिलेख को लेकर के, तो अशोक के अभी तक के साथ ही 40 से ज्यादा अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। 1833 ईस्वी में एक व्यक्ति हैं जेम्स प्रिंसप, इन्होंने क्या किया था, अशोक का जो दिल्ली टोपारा अभिलेख है इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, यानी इसको इन्होंने पढ़ लिया था। अशोक के अभिलेख को हम 3 भाग में बांटते हैं। एक तो अभिलेख का इनका शिलालेख है। शिला मतलब होता है साथ ही पत्थर। पत्थर पर जब कोई चीज लिख दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं शिलालेख। ठीक है, और यही चीज जब किसी स्तंभ यानी जैसे एक पूरा खंभा जिसे आप लोग बोलते हो, या आप बोल सकते हो इसे स्तंभ बना करके इसके ऊपर कुछ लेख लिख दिया जाता है, कुछ खुदा लिखाई कर दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं स्तंभ लेख। जब आप मंदिर वगैरह में जाते हो तो देखते हो लिखा रहता है कि नहीं, मंदिर की दीवारों पर गायत्री मंत्र लिखा रहता है, कहीं कुछ लिखा रहता है, कहीं कुछ लिखा रहता है, उसको पत्थर को खोद खोद करके लिखा जाता है कि नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं स्तंभ लेख। ठीक है, और एक होता है साथ ही गुहा लेख। जब हम गुफा के अंदर जाते हैं तो गुफाओं में खोद खोद करके जब जो चीज लिखा रहता है उसे हम गुहा लेख बोलते हैं। तो अशोक के अभिलेख को कितने पार्ट में बांटेंगे? 3 पार्ट में बांटेंगे, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। जो इनके अभिलेख मिलते हैं यानी ये तीनों जो मिलते हैं साथी, ये ज्यादातर किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला, अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है? देखिए ज्यादातर तो ब्राह्मी में है, लेकिन कुछ अलग अलग भाषाओं में है जिसे आपको ध्यान रखना होगा। तो इनका जो शहबाजगढ़ी का अभिलेख है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। खरोष्टी लिपि में कौन मिलता है? तो जो इनका शहबाजगढ़ी का अभिलेख है साथी, यह खरोष्टी लिपि में मिलता है। और इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगाना, एकदम ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिएगा अगर हम बात करेंगे अशोक के सभी अभिलेखों को लेकर के, तो अब मुख्यतः प्राकृत भाषा में या आप देखेंगे तो भाषा कौन सी है, तो आप बोलोगे सर प्राकृत भाषा है। और लिपि कौन सी है, तो आप देखोगे सर लिपि खरोष्टी भी मिलता है ना, और ब्राह्मी भी मिलता है। तो ज्यादातर ब्राह्मी लिपि है और खरोष्टी लिपि है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा। तो देखिए 2 बातें याद रखिएगा। अगर पूछेगा भाषा कौन सी भाषा थी जिसमें ज्यादातर लिपि मतलब ज्यादातर लिखे हैं स्तंभ, तो जवाब होगा प्राकृत। अगर आपसे पूछेगा कौन सी लिपि थी, तो आप क्या बताना? ब्राह्मी लिपि में ज्यादातर मिलता है। ठीक है, इसके बाद खरोष्ठी लिपि में भी मिलता है, खरोष्ठी लिपि में भी मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। अब देखिए, और इसके साथ साथ और भी कुछ लिपियां हैं, जैसे अरमेक लिपि और यूनानी लिपि, इसमें भी मिलता है। ध्यान रखेंगे, जैसे खरोष्ठी लिपि में अशोक के 2 अभिलेख मिलते हैं। कौन कौन सा? एक तो शहबाजगढ़ी वाला और एक मानसेहरा, नोट कर लीजिए। आर्मेयिक लिपि में कौन मिलता है? तो तक्षशिला से जो अभिलेख मिला है वो आर्मेयिक लिपि में है। आर्मेयिक अभिलेख नहीं होगा, आर्मेयिक लिपि में है। यहाँ पे नोट करिए, आर्मेयिक लिपि में कौन सा है? तो तक्षशिला का अभिलेख। ध्यान है ना, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, अगला, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? कौन सी लेख में? देखिए ऐसे इसको समझिएगा, कंफ्यूज मत होइए। देखिए जैसे मान लीजिए कि अशोक ने एक पूरा का पूरा साथी ऐसे अभिलेख बनवाया है, स्तंभ लेख बनवाया है। ठीक है, मान लीजिए ये अशोक का साथी एक स्तंभ लेख है। ठीक है, स्तंभ लेख मान लीजिए इसको। ठीक, और इस स्तंभ लेख पर अशोक ने पॉइंट नंबर 1 कुछ लिखा है, पॉइंट नंबर 2 कुछ लिखा है, पॉइंट नंबर 3 कुछ लिखा है, पॉइंट नंबर 4 कुछ लिखा है, 5 कुछ लिखा है, ऐसे ऐसे पॉइंट नंबर 14 तक अशोक ने कुछ लिखा हुआ है। और जितने स्तंभ मिले हैं सब पर साथी ऐसे ही 14 पॉइंट लिखे गए हैं। जितने भी स्तंभ हम लोग प्राप्त करते हैं, कुछ में कम भी है, कुछ में ज्यादा है, कुछ में मिट भी गया है, पर है 14 लेख। कितने लेख लिखे गए हैं? 14 लेख। तो वही आपसे पूछ रहा है कि इन 14 में से कौन से लेख में ये बात लिखा गया है, कौन से नंबर वाले लेख में अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे जो अशोक का साथी 13वां लेख है, कौन सा? 13 नंबर का। 14 आएगा, इसके पहले क्या आएगा? 13 आएगा। तो 13वें पॉइंट में लिखा गया है कि अशोक ने कैसे कलिंग पर आक्रमण किया है और कलिंग का विजय प्राप्त किया है। तो इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका कौन सा? ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, देखिए अब हम अगर बात करते हैं अशोक के शिला यानी जो पत्थर है उसके लेख की, तो अगर आपसे हम डिस्कस करें अशोक का शिलालेख, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो अशोक के शिलालेख को साथ ही हम 2 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में बांटते हैं।
कौन कौन सा दो पार्ट होता है? एक होता है अशोक का दीर्घ शिलालेख, दीर्घ, और दूसरा होता है साथी लघु शिलालेख। लघु शिलालेख, जो दीर्घ शिलालेख है, ठीक है, आप देखेंगे तो ये दीर्घ शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त होता है। भारत और विश्व को मिला दिया जाए तो 8 स्थान से हमें दीर्घ शिलालेख अशोक का देखने को मिलता है। और इस दीर्घ शिलालेख के ऊपर आप देखेंगे कई सारी भाषाओं में चीजें खुदी हुई है। इनकी कोई संख्या नहीं है, मतलब ज्यादा है ये, पर ये 8 स्थानों से हमें दीर्घ शिलालेख देखने को मिलते हैं। और इसी दीर्घ शिलालेखों पर साथ ही लिखा गया है क्या? 14 लेख। कितने लेख लिखे गए हैं? 14 लेख। और इसी 14 लेख में जो 13वां लेख है उस पर लिखा गया है अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। देखिए भाई 14 लेखों में पहले लेख में क्या लिखा है? तो पहले लेख में अशोक ने लिखा है कि, ध्यान रखेंगे, जीव हत्या पर निषेध। अगर आपसे पूछेगा अशोक के किस लेख में लिखा है कि जीवों की हत्या नहीं करनी है, जो जीव जंतु हैं इनको नहीं मारना है, तो साथ याद रखेंगे अशोक के प्रथम अभिलेख में जीव हत्या पर निषेध लगाया गया है, यानी जीवों की हत्या नहीं करनी है। जबकि 13वें लेख में कलिंग विजय का वर्णन दिया गया है। ठीक है, धीरे धीरे और भी पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। देखिए अगला है कि अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी दी गई है, यानी सभी धर्म के लोग समान हैं, अपने अपने धर्म की वो पूजा करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सब धर्म को मानने की बात की गई है। तो कौन से लेख में? तो पहले में आपने देखा जीवों को नहीं मारना है, 13वें में आपने देखा कलिंग युद्ध करनी है। अब इसमें तो बचता है सब कुछ अलग अलग है साथी, है ना। दूसरे में क्या दिया गया है? और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, वैसे इसमें 12वां होगा, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। देखिए जो अशोक का जो दूसरा लेख है उसमें क्या लिखा गया है, इस पॉइंट को समझिएगा। उसमें लिखा गया है साथी कि अशोक के समय में जो राज्य, जो क्षेत्र उन्होंने जीता था, उसके अतिरिक्त कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। अशोक के समय में हमें चोल की जानकारी मिलती है। तो दूसरे लेख में एक शासन है, एक राज्य है जिसका नाम है चोल, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, दक्षिण भारत का राज्य है। उसके बाद हमें साथ ही दक्षिण भारत के पांड्य राज्य की जानकारी मिलती है। देखिए दूसरे लेख में पांड्य का नाम लिखा हुआ है। तीसरे लेख में सातीय पुत्र की जानकारी मिलती है, यहाँ नोट करिए इस बात को, सातीय पुत्र की जानकारी हमें मिलती है, या कहीं कहीं सातीय पुत्र लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद चौथे नंबर पे हमें साथी चेर, चेर की जानकारी मिलती है, जिसे हम लोग केरल पुत्र के नाम से जानते हैं, केरल पुत्र। ठीक है, केरल पुत्र के नाम पुत्र है, ठीक है, तो केरल पुत्र के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे 2-3 और मिलता है साथी, ठीक है। एक ताम्रपर्णी प्रदेश की जानकारी मिलती है, यहाँ पे कहीं नोट कर दे रहे हैं। दूसरे अभिलेख में हमें ताम्रपर्णी प्रदेश की जानकारी मिलती है, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद अंतिम जो हमारे अंत्योक शासक है साथी, उनके बारे में जानकारी मिलती है, अंत्योक के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और अंतिम यवन राज्य, यवनों के राजा, यवन राज के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब आप देखिए दूसरा जो लेख है उसमें कई जानकारी मिलता है, और पेपर में ये सीधे आपसे पूछाता है कि चोल, चेर, पांड्य की राजधानी या पांड्य के बारे में जानकारी अशोक के कौन से लेख से मिलता है, तो जवाब होता है दूसरा। तो पूछेगा चोल, पांड्य या चेर के बारे में जानकारी कौन से लेख से मिलता है, तो जवाब होगा दूसरा। जीव हत्या पहला था, ठीक है। अगर आपसे पूछे सातीय पुत्र, ताम्रपर्णी, अंत्योक और यवन राज्य के बारे में जानकारी कौन से लेख में मिलता है, तो जवाब होता है साथी दूसरा, इसे आप नोट करिएगा, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट इस पे चर्चा करेंगे, 10वें की अगर हम लोग बात करेंगे, 10वें में क्या दिया गया है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है साथी कि लोग अपने यश की, कीर्ति की चर्चा नहीं करें, बल्कि धम्म की चर्चा करें। तो धम्म का पालन, अगर ये आपसे पूछे कि अशोक के कौन से लेख में धम्म के पालन की बात की जाती है, तब आपका जवाब होगा 10वां लेख, ठीक है। बाकी 12वें लेख में अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता की बात करी हुई है। धार्मिक सहिष्णुता यानी सभी धर्म को, मतलब सबको अपना धर्म मानने की अधिकार है और सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए, ये लिखा हुआ है कहाँ पे? अशोक के 12वें लेख में, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख या गुहा लेख में अशोक को महाराज कुमार कहा गया है? और इस सवाल को लगाइए इंपॉर्टेंट, ये सवाल पेपर में आ सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है और ये सवाल भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए अशोक का जो पानगोरिया गुहा लेख है, गुहा लेख कहने का मतलब कि वो लिखा गया है गुफा के अंदर, ठीक है। कहाँ पे? गुफा के अंदर लिखा गया। तो पानगोरिया का जो गुहा लेख है साथी, इसमें
अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। क्या कहा गया है? महाराजकुमार। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अब कुछ अभिलेख हैं जिनमें आपको समझना होगा, महत्ता उसको उसके समझना होगा। जैसे पानगोरिया गुहा लेख, पहली बात तो ये कहाँ पे पड़ता है? तो जवाब होगा आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का सीहोर जिला। ठीक है, इसमें क्या खासियत है भाई? तो इसमें अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। तो पानगोरिया गुहा लेख में अशोक को क्या कहा गया है? महाराजकुमार कहा गया है। एक और अभिलेख है लंपक अभिलेख, ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है आपका काबुल से। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें सीरिया भाषा में कुछ लेख लिखे गए हैं। कौन सी भाषा? सीरियाई भाषा। एक और साथी महास्थान अभिलेख, कौन सा अभिलेख? महास्थान अभिलेख। काहे इंपॉर्टेंट है? तो पहली बात तो ये पश्चिम बंगाल में है, लोकेशन कौन सा है? बोकारो जिला। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें अकाल के समय में अशोक के द्वारा लोगों की सहायता करने का उल्लेख किया गया है, अनाज बांटने का उल्लेख किया गया है कि महास्थान अभिलेख में अशोक जब अकाल पड़ जाता है तो आकर के लोगों को अनाज बांटते हैं। लंपक अभिलेख साथ ही ये सीरिया भाषा में लिखा गया है। पानगोरिया अभिलेख में अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। तो याद रखेंगे ये सारा स्टेटमेंट, सारा फैक्ट। अगला, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? कहने का मतलब कि मगध की राजधानी पहले क्या थी? बाद में आप जानते हैं पाटलिपुत्र बन गया था। तो पहले मगध की राजधानी साथ ही राजगृह हुआ करता है। कौन? राजगृह हुआ करता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें थोड़ा सा पीछे, तो अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह साथी मगध की राजधानी बनती है। राजगृह ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण था। अजातशत्रु के ही समय में आप देखेंगे तो महाकश्यप की अध्यक्षता में पढ़े थे हम लोग की पहली बौद्ध संस्कृति हुई थी। राजगिरी साथी ये विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी और स्वर्णगिरी और वैभवगिरी नामक 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसीलिए राजगिरी का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा था। तो ये राजगिरी, ये आपको याद नहीं रखना है, टेंशन मत लीजिए। उदायन का जब समय आता है साथी तो मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। तो ऐसे सवाल आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से किसके समय में राजगृह, जो मगध है, मगध राज्य है, इसकी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई थी? तो आपका जवाब होता है साथी उदायन। ध्यान रखेंगे। अगला, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में डाट डाट में स्थित, कहाँ पे स्थित है? लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, सॉरी स्तंभ लेख कहाँ पे है? तो 8 इंपॉर्टेंट स्तंभ लेख है जो 8 लोकेशन पे मिले हुए हैं। मतलब जो इनके स्तंभ लेख है अशोक के साथ ही 8 लोकेशन पर मिले हैं। दीर्घ स्तंभ कौन कौन है याद रखेंगे। पहली बात तो लौरिया नंदनगढ़, ये साथ ही बिहार के चंपारण में पड़ता है। तो चंपारण, चंपारण कौन सा? बिहार। तो बिहार के चंपारण में मिलता है आपको लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। तो इस प्रकार से सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब। देखिएगा अगर हम बात करेंगे मौर्यकालीन स्तंभ और उनकी स्थिति की, तो लौरिया नंदनगढ़ या लौरिया अरराज रामपुरवा, ये सभी के सभी कहाँ पे मिलेंगे? बिहार में। 3 ठो अकेले बिहार में मिल गया। फिर उसके बाद 2 और यहाँ पे देखेंगे, मतलब इसमें लघु और दीर्घ सब शामिल है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे रूपनाथ, गुर्जरा, तो ये दोनों स्तंभ लेख कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश में मिलेंगे। कर्नाटक में याद रख लीजिएगा, इसलिए मैंने एक ही जगह पे सब कुछ ला दिया ताकि ध्यान रहे हमें। कर्नाटक में मस्की, अभी आगे चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मस्की का अभिलेख। सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, पलंकी गुंडू और सन्नाती, तो ये जो 5 हैं अभिलेख, इनमें दीर्घ और लघु दोनों शामिल है। ये जो है कर्नाटक में मिलेंगे। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अहरौरा का अभिलेख, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मिलता है। तो अशोक का अहरौरा लेख कहाँ से मिलता है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मिलता है। रट्टा मार लेना ध्यान से। ठीक है, अगला बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अब स्थित है? मतलब कि वहां से अशोक का शिलालेख मिला है, गुजरात में है वो साथी लोकेशन। तो याद रखेंगे गिरनार प्रदेश, गिरनार जो साथी ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी, क्योंकि आपने ये देखा था साथी तो ये कर्नाटक में पड़ रहा था। ठीक है, कल से भी शिशुपालगढ़ तो है नहीं, तो गिरनार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं गिरनार। तो गिरनार कहाँ पे? तो साथ सौराष्ट्र प्रांत गुजरात में स्थित है। लेफ्टिनेंट कर्नल टाट के द्वारा 1822 ईस्वी में गिरनार की खोज करी गई थी। सोहगौरा ताम्रलेख, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोहगौरा ताम्रलेख साथी, ठीक है, इसे ऐसे नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में। अहरौरा अलग है, हाँ, नहीं तो पता चले कि आप मिला दो। अहरौरा कहाँ पे पड़ेगा? मिर्जापुर, मिर्जापुर में। स्तंभ लेख है,
क्या है ये अरोरा स्तंभ, ठीक है। और जबकि सौहगौरा ये ताम्र लेख है, यानी तांबे पर लिखा गया है, ठीक है। कहाँ पे पड़ेगा? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्राप्त अभिलेखों में यह प्रथम ताम्र अभिलेख है। अभी तक कोई तांबे का अभिलेख नहीं मिला था, यह प्रथम ताम्र अभिलेख है, सोहगौरा ताम्र अभिलेख, ठीक है। बात करेंगे भाब्रू अभिलेख की, तो इसकी खोज किया है किसने? कैप्टन बर्ट ने। कब किया है? 1840 में। ध्यान रखेंगे भाब्रू अभिलेख की खोज कैप्टन बर्ट द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो 1840 में किया गया है। अगला सवाल है, अशोक का साथी रामपुरवा अभिलेख की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? अशोक का जो रामपुरवा अभिलेख है उसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रामपुरवा अभिलेख की खोज कौन करता है? तो जेएस कार्लाइल। कौन करता है? जेएस कार्लाइल। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी करेक्ट आंसर, ठीक है। सी हो जाएगा साथियों यहाँ पे राइट आंसर। अगर हम देखेंगे अशोक के प्रमुख अभिलेख और उसकी खोजकर्ता को लेकर के, तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पेड्रे टिफिन थेलर के द्वारा इसकी खोज की गई है। दिल्ली टोपारा की बात करेंगे तो कैप्टन पोथियार, जबकि बाराबर और नागार्जुन गुफा तो तो हैरिंगटन ने किया था। जबकि गिरनार का अभिलेख तो लेफ्टिनेंट कर्नल टाट किए थे खोज। इलाहाबाद का स्तंभ लेख टी एस बर्ट, इन्हें तो याद ही रखिएगा, टी एस बर्ट, क्या टी एस बर्ट ने इनका खोज किया। धौली अभिलेख की बात करेंगे तो किट्टो के द्वारा खोज किया गया। रामपुरवा अभिलेख की बात करेंगे तो कार्लाइल के द्वारा। मस्की की बात करें तो साथी बीडन के द्वारा इसका खोज किया गया है। अगला नेक्स्ट, मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन है? अंतिम सम्राट साथी कौन थे? तो आप जानते हैं मौर्य शासन के यानी मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट साथी बृहस्पत होते हैं, बृहद्रथ होते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा? सी हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं एक एक शासकों को लेकर के। देखिए, अगर हम बात करेंगे मौर्य वंश के कुछ शासक, तो सबसे पहले साथी चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जो समय है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहता है, ठीक है। इनके बाद आते हैं साथी बिंदुसार, जो कि 298 से 273 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। उसके बाद साथी आते हैं अशोक, 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। अशोक के बाद साथी कुणाल बनते हैं शासक, उसके बाद संप्रति बनते हैं, उसके बाद दशरथ बनते हैं, उसके बाद बृहद्रथ बनते हैं। बृहद्रथ का शासन था 132 से लगा करके 185 ईसा पूर्व तक। ध्यान रखना होगा इस बात को कि बृहद्रथ साथी यह मौर्य वंश के अंतिम शासक होते हैं और इनकी हत्या 185 ईसा पूर्व में कर देते हैं पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग हत्या करके एक नया वंश बनाते हैं जिसका नाम है साथी शुंग वंश। इस पर हम थोड़ा थोड़ा चर्चा जरूर करेंगे। अब हम एक एक शासकों से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य पर चर्चा करेंगे, उसके बाद बिंदुसार पर, उसके बाद अशोक पर चर्चा करेंगे डिटेल में, ठीक है। जो जो प्रश्न यहाँ से बन सकता है उसको हम लोग एक बार देखें। चलिए, प्रश्न करा के निम्नलिखित में से किस वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य में युद्ध लड़ा गया था? तो यहाँ पे याद रखेंगे जो करेक्ट आंसर होगा साथी वो आपका 305 ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है। 305 या 304 में लड़ा जाता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 305 हो जाएगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य में युद्ध हो रहा होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं पहली बात चंद्रगुप्त मौर्य का, और धीरे धीरे देखते हैं क्या क्या सवाल बन सकते हैं यहाँ से। तो मौर्य वंश की स्थापना इन्होंने किया था, सबको पता होगा। होता क्या है कि 323 ईसा पूर्व में बेबोलियन में साथी सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, और इसके मृत्यु के बाद, ठीक है, जो सिकंदर के सेनापति हैं उनके बीच में बेबोलिन की संधि हो जाती है, और इस संधि के तहत उनके राज्यों का बंटवारा हो जाता है सिकंदर के, और इस बंटवारे में जो भारतीय राज्य थे वो भी शामिल है साथी, जिसे सिकंदर ने जीता था आने वाले समय में, मतलब पहले जीत लिया था, पर आपके सिलेबस में नहीं है इसीलिए उसे हमें हटाना पड़ा है, ठीक है। हम बात करेंगे मगध को लेकर के, तो मगध पर साथी इस समय शासक कौन है? धनानंद है। जब ये बेबोलियन में संधि हो रही है तो मगध के शासक धनानंद है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने साथी आक्रमण किया था, किसके समय में? तो धनानंद के समय में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया हुआ है, और यहाँ पे अपना कुछ क्षेत्र वो जीत चुका था और जीतकर वापस जा चुका था, ठीक है। देखिएगा, एक और संधि की बात करेंगे जो है साथी ट्रिम्परेंडिस की संधि। यह संधि सिकंदर के सेनापतियों के द्वारा किया गया था, जिसमें भारतीय प्रदेश का उल्लेख साथी नहीं किया गया है। तो यही एक हमें मिलता है जानकारी का स्रोत कि एक समय बाद ऐसा था कि जब हमारे बारे में हमारे क्षेत्र की चर्चा की जाती है, मतलब कि बेबोलिन की संधि जब की जाती है तो उस समय 323 ईसा पूर्व में, तो उस समय भारत का प्रदेश ये लोग जीते हुए थे,
लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रेपरेंस की संधि तो उसमें भारत की चर्चा नहीं मिलती है। इसका मतलब कि भारत को कोई ऐसा है जो मुक्त करा लेता है, और वही समय साथ ही हम जो बीच का समय, जो इनके बीच का समय है, वही समय चंद्रगुप्त मौर्य का माना जाता है। तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको इसमें से याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर ये साथी बेबोलिन का शासक बन जाता है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में अब युद्ध होगा, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जब बेबोलिन का शासक बन जाता है तो वो भारत में फिर से आता है और कहता है जो हमारा प्रदेश है वो हमें वापस दो। इसी को लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य में 304-305 में युद्ध होगा। भीषण युद्ध होता है जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता है, कोई ना हारता है ना कोई जीतता है। ठीक है, देखिए शॉर्टकट इसलिए बताना पड़ा क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, यानी ऑफिशियल सिलेबस में नहीं लिखा है, इसलिए शॉर्टकट चलना पड़ा है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक पर आधारित है? यानी जो मुद्रा राक्षस नाम का नाटक लिखा गया है वो किस राजा की जीवनी पर लिखा गया है, ये आपसे पूछ रहा है साथी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के जीवनी पर है, इसे आपको ध्यान रखना होगा। अब सवाल पूछता है कि मुद्रा राक्षस जो नाटक है इसके लेखक कौन है, ये सीधे आपसे पूछेगा तो याद रखेंगे इसके लेखक के साथ ही विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त इसके लेखक हैं, ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। देखेंगे मुद्रा राक्षस की रचना देखिए दिया हुआ है, तो मुद्रा राक्षस की रचना कौन करते हैं? विशाख दत्त करते हैं। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का वर्णन किया गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल या कुलहीन कहा गया है, इसे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंडिका की रचना कौन करता है? तो साथ ही इंडिका की रचना करता है मेगस्थनीज। ध्यान रखेंगे यह कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और पता नहीं क्यों ये सवाल पेपर में बार बार आता है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो जवाब होता है मेगस्थनीज। या पूछेगा कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, तो जवाब होता है साथी चंद्रगुप्त मौर्य। आपसे पूछता है कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था, तो जवाब होगा साथी सेल्यूकस निकेटर का। ध्यान रखना होगा कि आगे चल के लड़ाई तो शुरुआत हो जाती है 305 ईसा पूर्व के आसपास में साथी, 305 से 304 के आसपास में, लेकिन आगे चल के ये लड़ाई कंप्लीट नहीं होती है और 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में संधि हो जाती है, एक संधि की जाती है साथी। ठीक है, सीरिया के शासक हैं एंटियोक्स प्रथम। कहाँ के शासक है? सीरिया के शासक हैं। इन्होंने एक अपना राजदूत भेजा है डायमैक्स। तो कह रहा कि जो ये डायमैक्स नाम का राजदूत है वो किसके शासनकाल में आया हुआ है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बनते हैं। कौन बनते हैं? बिंदुसार शासक बनते हैं। और इन्हीं के समय में डायमैक्स नामक राजदूत आता है, जो कि कहाँ का राजदूत है? तो सीरिया के शासक एंटियोक्स प्रथम का राजदूत है डायमैक्स, और वो भारत आता है किसके समय में? बिंदुसार के समय में। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब। देखिएगा बात करेंगे बिंदुसार को लेकर के, तो बिंदुसार को हम अमित्र चिट्स या सिन्ह सेन के नाम से भी जानते हैं। यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा है, जिसका मतलब क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब आपको याद रखना होगा यहाँ पे, परशिष्ट पर्वन। तो याद रखिए यह ग्रंथ है जिसके लेखक है हेमचंद्र। कौन है लेखक? तो हेमचंद्र। ठीक है, और इसमें हमें बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी है, तो दुर्धरा का नाम मिलता है, ध्यान रखना होगा। इसके समय में सीरिया के शासक हैं एंटियोक्स प्रथम। इन्होंने अपना राजदूत भेजा था जिसका नाम था क्या? डायमैक्स। तक्षशिला में वहां के अमात्यों के विरोध में एक विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था तक्षशिला, यानी बिहार के अंदर। तो विद्रोह हो गया था, और उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा हुआ है? अपने बेटे अशोक को भेजा हुआ है। तो अशोक के पिता कौन है? बिंदुसार है। कई लोग लगा कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और गलत हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला, अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख में उसे बुद्ध शाक कहा गया है? और इस क्वेश्चन को लगाइए आप, इंपॉर्टेंट, इसे जरूर करके जाइएगा। ठीक है, कौन से अभिलेख में अशोक को हम बुद्ध शाक्य के नाम से जानते हैं? तो साथ ही अशोक का जो मास्की अभिलेख है इसमें इन्हें बुद्ध शाक्य कहा गया है। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखिए कुछ अभिलेख में जो अशोक के बारे में दिया गया है स्टेटमेंट, इसे आपको याद रखना होगा, ये पूरा आपको याद रखना होगा। जैसे इनका जो मास्की अभिलेख है अशोक का, इसमें अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। जैसे हर जगह तो अशोक नाम कहीं कहीं मिलता है, तो कहीं कहीं इनको बुद्ध शाक्य कहा गया। तो अगर आपसे पूछे कौन से अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा गया, तो जवाब होगा आपका कौन सा? मास्की अभिलेख। अशोक का नाम प्रियदर्शी या प्रिय दर्शनम या प्रिय दर्शनी
अगर पूछे कि अशोक का नाम अशोक प्रियदर्शनी कहाँ मिलता है, तो आपका जवाब होगा भाब्रू अभिलेख में या बैराट अभिलेख में। तो भाब्रू अभिलेख या बैराट अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शनी कह के बुलाया गया है, इसे आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें गौतम बुद्ध के जो त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, इसकी भी चर्चा मिलती है। तो अगर आपसे पूछे कौन से अभिलेख में बुद्ध, धम्म और संघ की चर्चा मिलती है जो कि अशोक का अभिलेख है, तो जवाब होगा भाब्रू अभिलेख या बैराट अभिलेख। आगे हम बात करेंगे कि अशोक के किस अभिलेख में हमें अशोक नाम मिलता है, तो जवाब होगा नेत्तुर अभिलेख, उड़ेगोलम अभिलेख, गुर्जरा और एरागोंडी। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधे आएगा। अशोक के कौन से अभिलेख में उनका नाम अशोक मिलता है, तो नेत्तुर का अभिलेख, उड़ेगोलम अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख और एरागोंडी, इन चारों अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगर हम बात करेंगे प्रयाग प्रशस्ति को लेकर के, किसकी, प्रयाग प्रशस्ति, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही याद रखेंगे। तो सबसे पहले ये कहाँ पे था, कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर के द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में ला करके लगाया गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति पहले कहाँ था, कौशाम्बी में। किसके समय में लाया गया, अकबर के समय में। लाया कौन था, जहांगीर लाया था। कहाँ पे है इस समय ये, तो इलाहाबाद में है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल में राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी हुआ करता है। राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी कौन था मौर्यों के समय में, उसे हम क्या बोलते थे, तो साथ ही उसे हम बोलते हैं समाहर्ता। क्या, समाहर्ता बोलते हैं। राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी को हम लोग समाहर्ता बोलते हैं। सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कुछ तीर्थ यानी अधिकारियों की बात की है, जिनमें पुरोहित या प्रधानमंत्री ये धर्म के अधिकारी होते हैं। समाहर्ता कौन थे, राजस्व विभाग के प्रधान अधिकारी हैं। संनिधाता कौन है, राजकीय कोषाध्यक्ष हुआ करते हैं। सेनापति कौन है साथी, तो युद्ध विभाग के मंत्री हैं। युवराज आप जानते हैं राजा के उत्तराधिकारी। प्रदेष्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो यह फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश होते थे। तो प्रदेष्टा कौन है, न्यायाधीश। बात करेंगे मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक था। सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक कौन है साथी, तो याद रखेंगे इनको हम बोलते हैं अनंतपाल। क्या, अनंतपाल बोलते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी करेक्ट आंसर। ठीक है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में कुछ और तीर्थ हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे नायक को, तो ये सेना का संचालन यानी सेना का नेतृत्व करते हैं। कर्मांतिक को याद रखिएगा, यह देश के उद्योग धंधों के प्रधान निरीक्षक होते हैं। जबकि अनंतपाल साथी यह सीमा दुर्ग के रक्षक हैं। जबकि दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों के प्रबंधक हुआ करते हैं। इनको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगला, मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। वन का अधिकारी कौन है साथी, तो यहाँ पे याद रखेंगे वन का अधिकारी ये आठविक हुआ करता था। आठविक नाम का एक कर्मचारी वन का अधिकारी है। तो आपसे पूछेगा वन विभाग का अधिकारी, तो जवाब होगा आठविक। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा, ए हो जाएगा आपका सही जवाब, पहला। आठविक की बात करेंगे तो यह वन विभाग का प्रधान अधिकारी है। यहीं पर अंतर्वर्षिक की बात करेंगे तो सम्राट के अंगरक्षक है या सेना के प्रधान अधिकारी है। दावरिक की बात करेंगे तो राजमहल को देखने का काम ये करते हैं। जबकि प्रशासता की बात करेंगे तो राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला और राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाले अधिकारी को हम प्रशासता बोलते हैं। इसे भी नोट करिएगा, एकदम से याद करना है सब कुछ। अगला, मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन माप तौल के अधिकारी हैं, और इस प्रश्न को लगाएंगे इंपॉर्टेंट, माप तौल के अधिकारी कौन है। तो साथी याद रखेंगे मौर्य काल में माप तौल के अधिकारी को हम पौतवाध्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पौतवाध्यक्ष बोलते हैं। माप तौल के अधिकारी को हम पौतवाध्यक्ष बोलते हैं। तो इसे कहीं आप पोत परिवहन ना कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। पौतवाध्यक्ष कौन है, माप तौल के अधिकारी हैं। जैसे बाट बटखरा इसमें है वैसे ही। ठीक है, जबकि पर्याध्यक्ष कौन है, तो वाणिज्यिक डिपार्टमेंट से हैं। सुराध्यक्ष आबकारी विभाग से हैं। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग से हैं। शुल्काध्यक्ष व्यापार कर वसूलने से हैं। जबकि पौतवाध्यक्ष ये माप तौल के अधिकारी हैं। पेपर में ये सीधे आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। अगला, सम्राट अशोक के पितामह कौन है। अशोक के पितामह कौन थे, अशोक के पिता कौन थे, तो अभी तो आपको बताया था हमने, बिंदुसार है। कौन है, बिंदुसार है साथी, है ना। तो अशोक के बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो समझते हैं अशोक को उनके अभिलेखों में देवनामप्रिय के नाम से जाना जाता है। बाबरू अभिलेख में इनको प्रियदर्शी कहा गया है। जबकि मास्की अभिलेख में इनको बुद्ध शाक्य कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ का है साथी महाबोधि वंश, ये बौद्ध ग्रंथ है। इनमें अशोक की माता का नाम धम्मा मिलता है। दिव्यावदान में इनकी माता का नाम पासादिका मिलता है, ध्यान रखना होगा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद 9वें वर्ष
261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की थी। ये भी ध्यान रखेंगे। अशोक के 13वें अभिलेख में इनके कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। अशोक जो है साथी सम्राट बिंदुसार के पुत्र हैं, ऊपर हमने चर्चा किया। मौर्यकालीन विभिन्न प्रकार के करों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला एक कर था? प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कौन सा एक कर था जो प्रजा देती थी राजा को स्वेच्छा से? तो साथ याद रखेंगे यहाँ पे बलि नहीं होगा, ये ऋग्वेद में था। आपको याद है क्या? आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद करिए। उत्संग नाम का जो कर है मौर्य काल में ये प्रजा द्वारा दिया जाता था राजा को। तो मौर्य काल में उत्संग नाम का एक कर है जो प्रजा के द्वारा राजा को दिया जाने वाला एक उपहार था, ना कि कोई कर है। तो इसको हम बोलते थे उत्संग। बात करेंगे प्रलय। तो साथ ही संकट काल में प्रजा के द्वारा वसूला जाने वाला कर है, यानी अगर संकट आ जाता है तो प्रजा से थोड़ा थोड़ा टैक्स ले आता है, इसे प्रलय बोला गया है। जबकि निःशुल्क या श्रम बेगार इसे हम विष्टि बोलते हैं। अगर कोई निर्माण कार्य करना है तो निःशुल्क श्रम करना पड़ता है, इसे विष्टि बोलते हैं। प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला उपहार इसे उत्संग बोलते हैं। जबकि बलि साथी एक प्रकार का धार्मिक कर है। हिरण्य क्या साथी एक प्रकार का नकद कर है। रज्जु क्या है भूमि की माप के समय लिया जाने वाला एक कर है। सीता क्या साथी राज्य भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाला जो आय है उसे हम सीता बोलते हैं। अगला, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्भुज डाट डाट से बना था। जो सारनाथ का सिंह चतुर्भुज बना है, अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है उसके बारे में साथी आपसे कुछ पूछ रहा है। तो कह रहा किससे मिलकर के ये बना हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर से मिलकर के बना है। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है। अगर हम मौर्यकालीन कला की बात करते हैं तो मौर्यकालीन कला दो पार्ट में था। एक तो राजकीय कला था, एक तो लोक कला था। राजकीय कला का मतलब कि उनके अपने ही अंदर जो कलाएं बनाई जाती थी जो राजा से संबंधित हुआ करता था। साथ ही जैसे आप देखेंगे स्तंभ लेख, ठीक है, उस पर राजा का ही अपना होता था, वो राजकीय संबंधित है। और लोक कला था जो पब्लिक के लिए है, जैसे नृत्य संगीत ये सब चीजें। तो राजकीय कला के अंतर्गत आप देखेंगे तो नगर निर्माण, स्तूप, गुफा, स्तंभ लेख ये आते थे। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाया था। बाप रे, आप रटिए, पागल हो जाएंगे रटते रटते, पर हमें कुछ उन्ना नहीं रटना है। ठीक है। अशोक के प्रमुख दो अभिलेख हैं, एक तो सांची का महास्तूप, एक तो आपका सारनाथ का स्तूप। वैसे तो है 84,000, पर दो ठो इंपॉर्टेंट है, एक तो सांची का महास्तूप और एक है सारनाथ का, जैसे हम बोलते हैं धर्मराज का स्तूप। जो सारनाथ का धर्मराज का स्तूप है वह चुनार बलुआ पत्थर से बना हुआ है। कहां से? चुनार से आया था बलुआ पत्थर, उससे मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। तो सारनाथ का सिंह चतुर्भुज किससे बना है? चुनार बलुआ पत्थर से बना है। इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था? सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे साथी, सांची का स्तूप कौन बनवाएगा? तो अशोक ही बनवाएंगे। ऊपर अभी हम लोगों ने चर्चा किया। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी करेक्ट जवाब। ठीक है। देखिए, अब बात करेंगे सांची के स्तूप को लेकर के। तो सम्राट अशोक के द्वारा 3री सदी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के सम्मान में यह साथी बनवाया गया था। सांची ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेना जिले में स्थित है। नदी अगर आपसे पूछेगा तो बताना बेतवा नदी के तट पर स्थित है। आप देखेंगे तो 1989 में जो सांची का स्तूप है साथी, इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। धम्मेक स्तूप की बात करेंगे तो सारनाथ में ये भी स्थित है। 249 ईसा पूर्व में धम्मेक स्तूप की नींव अशोक के द्वारा रखा गया था। तो अगर आपसे पूछेगा धम्मेक स्तूप कहाँ है तो भी आपका जवाब होगा सारनाथ। ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि विश्व विरासत सूची में सांची के स्तूप को कब शामिल किया गया तो आपका जवाब होगा 1989 यानी 1989। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि मौर्य वंश को निम्नलिखित में से किस वंश ने समाप्त किया था। तो हालांकि आपके पेपर में मौर्य उत्तरकाल नहीं दिया है, पर लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे देंगे ताकि आप लिंक रहो। बाकी इस पर हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पाठ्यक्रम में आपकी नहीं है साथी। ठीक है। तो आप जानते हैं कि मौर्य वंश के अंतिम शासक जो को मार दिया जाता है साथी, और उसे मार करके शुंग वंश की स्थापना की जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। बृहद्रथ की हत्या की जाती है और शुंग वंश की स्थापना की जाती है। तो साथी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट जवाब। ठीक है। देखिए, जब बृहद्रथ मर जाता है या मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाता है, तो अगर हम आपसे डिस्कस करें कि मौर्योत्तर काल मतलब कि मौर्य साम्राज्य के पतन होने के बाद तो भारत में दो शासक आते हैं। ध्यान रखिएगा, दो लोग शासन करेंगे। कौन कौन? एक तो विदेशी आक्रमण हो जाता है, जैसे ही पूरी पिक्चर खत्म होती है विदेशी आक्रमण होने लगता है। ठीक है। और दूसरे साथी देसी राजा शासन करेंगे।
देसी राजा का शासन हो जाता है। ठीक है, तो विदेशी राजा आते हैं और देसी आते हैं। अब विदेशियों में कौन पहले आक्रमण करता है, ऐसा आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए समझते हैं, अगर हम भारत में विदेशी आक्रमण की बात करेंगे तो सबसे पहले हिंद यमन लोग आक्रमण करते हैं, उसके बाद शक लोग आक्रमण करते हैं, उसके बाद पार्थिया या पहलव लोग आक्रमण करते हैं, उसके बाद सबसे अंतिम में कुषाणों का आक्रमण होता है। तो आपसे क्रम से पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में सबसे पहले आक्रमण किया गया, तो जवाब होगा आपका हिंद यमन। सेकंड नंबर पे आपका साथ ही शक आक्रमण, फिर उसके बाद पार्थिया या पहलव आक्रमण, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका कुषाण आक्रमण। फिर हम बात करेंगे भारत के कौन कौन से शासक थे जो मौर्य काल के बाद भारत में शासन करते हैं, तो आपका जवाब होगा शुंग वंश, जो कि 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक। उसके बाद कण्व वंश आ जाएगा 75 से 30 ईसा पूर्व तक। फिर आंध्र सातवाहन वंश आ जाता है 30 से 250 तक। उसके बाद कई आते हैं, जैसे अभीर आ जाता है इक्ष्वाकु वंश, चतुसातकर्णी वंश, कलिंग का चेदी वंश आ जाता है। तो ये सब साथे 390 ईसा पूर्व के आसपास तक चलते हैं। और जब ये लोग खत्म हो जाते हैं, यानी आंध्र सातवाहन वंश जब खत्म हो जाता है, तो इसके बाद साथी जो स्टार्ट हो जाता है वह आपका होता है गुप्त वंश। क्या स्टार्ट हो जाएगा? गुप्त वंश। और आपके सिलेबस में दिया हुआ है गुप्त वंश, इसीलिए हम इन पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में इनका नाम दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि दो एक क्वेश्चन हम आपको करा दे रहे हैं। मौर्य काल के पतन के बाद मध्य एशिया से निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, तो अभी हमने आपसे चर्चा किया, सबसे पहले हिंद और यमन ने सबसे पहले आक्रमण किया हुआ है। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। मैं जल्दी जल्दी यहाँ से 10-20 क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा लिंक बना रहे। मौर्य काल के पतन के बाद मध्य एशिया से हिंद यमन शासक, शक शासक, पार्थिया या पहलव और कुषाण ने क्रमशः भारत पर आक्रमण किया था, मतलब एक क्रम से। सबसे पहला यवन आक्रमणकारी साथी डेमेट्रियस प्रथम था और इसने पंजाब में एक बड़ा भाग जीता था और अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? साकल को अपनी राजधानी बनाई हुई थी। इसके बाद देखेंगे तो बैक्ट्रिया, जो कि अफगानिस्तान में डेमेट्रियस का प्रतिद्वंदी था, यूक्रेटाइड्स था। ठीक है, तो बैक्ट्रिया में डेमेट्रियस का प्रतिद्वंदी यूक्रेटाइड्स था। इसने भी भारत पर आक्रमण किया और कुछ भाग को जीता और इसने अपनी राजधानी क्या बनाया? तक्षशिला बनाया। कहने का मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि हिंद यवन शासकों में भारत ने पहले आक्रमण किया और इसमें दो लोगों ने आक्रमण किया हुआ है, दोनों हिंद यवन है। कौन कौन? एक तो आपका डेमेट्रियस प्रथम, डेमेट्रियस प्रथम, दूसरा आपका यूक्रेटाइड्स, यूक्रेटाइड्स, डेमेट्रियस प्रथम और यूक्रेटाइड्स। तो डेमेट्रियस प्रथम जब आक्रमण करता है तो अपनी यह राजधानी कहां बनाता है? साकल, कुछ पंजाब का भाग जीत जाता है। जबकि यूक्रेटाइड्स जब आक्रमण करता है तो राजधानी कहां पे बना? सीधे तक्षशिला आ जाता है, साथी तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाता है। क्लियर हो गया ना? तो यवन साम्राज्य के दो कुलाएं यानी डेमेट्रियस और यूक्रेटाइड्स वंश। ठीक है, देखिए मिनांडर की बात करते हैं। मिनांडर निम्नलिखित में से किस वंश का प्रतापी शासक था? आपको याद है राजा मिनांडर और बौद्ध धर्म के एक व्यक्ति हैं, एक साधु महात्मा है, जिनके बीच में साथ ही संवाद हो रहा है। नागसेन, कहां से याद रहेगा? मिलिंद पन्हू, नहीं याद है? याद करना चाहिए, इसीलिए तो मैंने आपको मौर्य सम्राट इसीलिए आपको हमने बौद्ध और जैन धर्म पढ़ाया हुआ है। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, कितना भी पढ़ लीजिए, कोई मतलब साथी यहाँ पे नहीं निकलेगा। ठीक है, जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक कितना भी पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो डेमेट्रियस मिनांडर कह रहा है किस वंश से है? तो मिनांडर डेमेट्रियस वंश के प्रतापी शासक हैं। पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, सही जवाब। देखिएगा, अगर हम बात करेंगे डेमेट्रियस वंश, तो इस वंश की राजधानी कहाँ है? साकल या सयालकोट। ठीक है, मिनांडर साथी इस वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं। बौद्ध साहित्य मिलिंद पन्हू में इनका नाम मिलता है। कौशाम्बी के पास रेह में इनका एक अभिलेख भी हमें प्राप्त होता है। आजकल ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है कि मिनांडर का अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो कौशाम्बी से प्राप्त होता है, कौशाम्बी में रेह से प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हू में मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में संवाद की चर्चा हमें देखने को मिलती है। तो ये वही मिनांडर है जो भारत का नहीं था, डेमेट्रियस वंश का था। अगला, हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? जो कि शुंग शासक भागभद्र के विदेशा स्थित दरबार में राजदूत बनकर के आया था। सिंपल सा मतलब है, आपसे पूछेगा कि हेलियोडोरस किसके शासनकाल में भारत आया था, तो बताइए हेलियोडोरस किसके शासनकाल में भारत आया था? और भारत में शासक था उस समय शुंग वंश के शासक है भागभद्र, इनके शासनकाल में आता है। अब कहते हैं कि हेलियोडोरस किस वंश से संबंधित है? तो साथ ही याद रखेंगे यह था यूक्रेटाइड्स वंश। कौन सा वंश?
यूकेट्राइड्स वंश। तो इस प्रकार सही जवाब कौन सा बनेगा, बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। देखिए अगर हम बात करेंगे यूकेट्राइड्स को, तो इस वंश की राजधानी कहाँ पे, तक्षशिला। एंटियोलकिड्स की बात करेंगे तो इस वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं, इसने शुंग शासक हैं भागभद्र। इनके जो विदिशा का कर्नाटक सॉरी विदिशा में जो इनका दरबार है, वहां पे अपना एक राजदूत भेजा था जिसका नाम है हेलियोडोरस। देखना क्या सवाल पूछेगा, हेलियोडोरस किसके समय में आया था, तो आपका जवाब होगा भागभद्र। ये किसका राजदूत है, एंटियोलकिड्स। ये कौन है, तो यूकेट्राइड्स वंश के शासक। इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई थी, तक्षशिला में बनाई थी। और इसी हेलियोडोरस ने विदिशा के अंदर एक गरुड़ स्तंभ बनाया था। और माना जाता है कि जो एंटियोलकिड्स हैं वह भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था। भाई भागवत धर्म मानते हैं तभी तो गरुड़ का स्तंभ यानी भगवान विष्णु के गरुड़ का स्तंभ इन्होंने बनवाया था। ठीक है, अगला सवाल है, मालवा संवत की शुरुआत कब से हुई थी। मालवा संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व माना जाता है। साथी कितना, 57 ईसा पूर्व माना जाता है। वही विक्रम संवत को ही मालवा संवत भी बोलते हैं। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका कौन सा, बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। देखिएगा भारत में शक राजाओं का आक्रमण कब होता है, तो यूनानी यानी हिंद यवन के बाद शक लोग आक्रमण करते हैं, भारत पर आक्रमण किया है। और शक के साथ ही 5 शाखाएं थी, यानी 5 जगह ये लोग आक्रमण किए, 5 क्षेत्रों पर। ठीक है, ध्यान रखना होगा। अब 5 शाखाओं में एक शाखा अफगानिस्तान में था और अन्य जो शाखा है वो भारत में है। तो 4 शाखा हमारे यहाँ। एक तो तक्षशिला के शासक थे, इसका प्रधान माउस था। दूसरा मथुरा के तक्ष से, जिसका जो प्रधान है साथी वो राजाउल थे। मथुरा में पहले साथी आप देखेंगे शकों से पहले मालवा के शासक रहते थे, मतलब मालवा नरेश थे जिनमें विक्रमादित्य नाम के शासक रहते थे। और विक्रमादित्य ने शकों को पराजित भी किया है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और जब ये पराजित करते थे तब साथी ये लोग भाग करके मालवा से आ जाते हैं मथुरा। सुनिए पहले क्या हुआ, शकों ने मालवा पे आक्रमण किया और मालवा पे विक्रमादित्य का शासन था। तो विक्रमादित्य ने इन्हें हराया, और जब विक्रमादित्य ने इन्हें वहां से हरा दिया तो ये लोग मालवा से भाग करके मथुरा में चले आए। ठीक है, तो इसीलिए मथुरा के शक कहलाते हैं। तो विक्रमादित्य ने एक संवत शुरुआत की थी 57 ईसा पूर्व, जिसे हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं, और इसे ही हम मालवा संवत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये मालवा क्षेत्र के राजा थे विक्रमादित्य। निम्नलिखित में से किस शक शासक को हम सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पराजित करके मार डाला गया था। यानी कौन से शकों के राजा थे जिन्हें सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने मार दिया था। हिंदू शासक हैं सातवाहन शासक, और ये मार दिए थे, खत्म कर दिए थे, पिक्चर उसका समाप्त कर दिए थे। तो साथ ही याद रखेंगे नहपना को, इसने नहपान को मारे थे कौन, गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो कि सातवाहन वंश से, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर। देखिएगा नासिक के शक की बात करते हैं, ये अपने आप को छहरात या छत्रक बोलते थे। तो जो शक लोग नासिक में रहते थे वो अपने आप को छत्रक बोलते थे। और इनके जो सबसे प्रतापी शासक है वह नहपान है। नहपान को गौतमीपुत्र सातकर्णी साथी, जो कि सातवाहनों के राजा हैं, वो मार डालते हैं। सातवाहन शासक के साथ ऋषभ दत्त या उषा दत्त, ये नाहपान के दामाद हैं, ये भी याद रखेंगे। मालवा तथा उज्जैन के जो शक हैं, इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक साथी रुद्रदामन थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रुद्रदामन भी हमारे यहाँ के नहीं थे, बल्कि शक शासक है साथी। ठीक है, याद रखेंगे। और जो पहले शासक हैं उनका नाम था चष्टन। तो अगर आपसे पूछेगा कि रुद्रदामन किस धर्म से संबंधित हैं या किस राज्य के शासक थे, तो आपका जवाब होगा शक शासक है। ठीक है, वही जूनागढ़ अभिलेख वाले। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शकों के अंतिम राजा थे, तो याद रखेंगे शकों के अंतिम राजा रुद्र सिंह तृतीय हैं। कौन, रुद्र सिंह तृतीय हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा, पहला हो जाएगा साथी यहाँ पे सही जवाब। देखिए अगर हम बात करेंगे रुद्रदामन को लेकर के, तो उज्जैनी के शकों में सबसे प्रसिद्ध शक शासक थे। जूनागढ़ अभिलेख में इनके बारे में हमें जानकारी मिलता है। मालवा के शकों में अंतिम शक शासक साथी रुद्र सिंह तृतीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा मार दिया गया था, जो कि कौन थे, गुप्त वंश के शासक हैं। ठीक है, मालवा क्षेत्र में रुद्र सिंह तृतीय को हराकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा व्याघ्र शैली में यहाँ पे चांदी का सिक्का चलाया जाता है। और यह सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मालवा के अंदर चांदी का सिक्का चलाया जाता है, वो भी कौन से शैली में, व्याघ्र शैली में। तो जवाब होता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनकी चर्चा हम सती गुप्त साम्राज्य में और भी एक बार करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में डाट को पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
तो पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक या पहलव साम्राज्य कह सकते हैं, पार्थियन कहिए या पहलव कहिए, इसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता था? तो याद रखेंगे साथी, मिथ्रेटेट्स को हम लोग भारत में पार्थिव साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर यानी सही जवाब। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं पार्थिया या पहलव की, तो ये लोग ईरान से आए थे। भारत में पार्थिया साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेटेट्स को माना जाता है। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे गोंडो फर्नांडीज और इन्होंने अपनी राजधानी साथी तक्षशिला को बनाया। गोंडो फर्नांडीज के समय में सेंट थॉमस नामक ईसाई साथी भारत में आए थे। सेंट थॉमस, ठीक है, जिसका दक्षिण भारत में क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ध्यान रहे कि भारत में ईसाई धर्म पहली शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। अंग्रेजों के मतलब समय में भी आएगा, पुर्तगालियों के साथ भी आएंगे, पर भारत में पहली शताब्दी ईसा पूर्व में सेंट थॉमस करके एक व्यक्ति आ जाते हैं। ठीक है, अगला, कनिष्क निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? कनिष्क का संबंध किस वंश से है साथी? तो याद रखेंगे कनिष्क कुषाण वंश, यानी जो शासक आए मध्य एशिया वाले क्षेत्र से, उनमें से ये अंतिम शासक थे कुषाण, और कुषाणों के राजा कौन हुआ करते हैं? यहाँ पे कनिष्क हैं, ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे कुषाण, तो मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति के ये लोग थे। भारत में सबसे पहले कुजुल कटफिसिस नामक एक कुषाण है जो आक्रमण करते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार, मतलब जो हमारा ये पंजाब वाला क्षेत्र है वहां पे अधिकार कर लेते हैं। कुजुल कटफिसिस ने केवल तांबे के सिक्के चलाए हैं, ये बात याद रखना होगा। इनकी मृत्यु बिम कटफिसिस गद्दी पर बैठते हैं जब कुजुल कटफिसिस की मृत्यु हो जाता है, तो ये केवल तांबे का सिक्का चलाया है, सोना चांदी शीशा का नहीं। ठीक है, बिम कटफिसिस की बात करेंगे तो भारत में कुषाण शक्ति का इसे हम वास्तविक संस्थापक मानते हैं। कनिष्क जो साथी है कुषाण वंश के शासक हैं, कुषाण वंश से ही इनका संबंध है। निम्नलिखित में से किसे भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो अभी हमने चर्चा किया कि जो बिम कटफिसिस हैं इन्हें कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा? डी हो जाएगा साथी सही जवाब। बात करेंगे बिम कटफिसिस को लेकर के, तो यह भारत में कुषाण शक्ति के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और ये सोने और चांदी के सिक्के चलाते हैं, जबकि कुजुल कटफिसिस तांबे का सिक्का और बिम कटफिसिस सोना और तांबा दोनों चलाते हैं। ठीक है, और इस पर साथ ही एक तरफ यूनानी लिपि और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि लिखी है। इनके जो सिक्के हैं, बिम कटफिसिस के जो सिक्के हैं, इन पे शिव की आकृति, नंदी का बैल और त्रिशूल, ये तीनों हमें देखने को मिलता है। तीनों आकृति यानी नंदी का बैल और त्रिशूल और शिव की आकृति, ये हमें बिम कटफिसिस के सिक्के पर देखने को मिलता है। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को भी। अगला, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डाट थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। कौन थे कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर? तो राजा कनिष्क। कनिष्क के साथ यहाँ पे सबसे फेमस हुआ करते हैं। कनिष्क सबसे प्रतापी शासक भी माने जाते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। देखिए बात हम करेंगे कनिष्क को लेकर के, तो इन्होंने पुरुषपुर या पेशावर को और अपनी राजधानी बनाई हुई है। मथुरा कला शैली का विकास इनके समय में होता है। कुषाणों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के लॉन्च किए। तो अगर आपसे पूछेगा किसके द्वारा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए जाते हैं, तो आपका जवाब होगा साथ ही कुषाण। और ये सिक्के कितने ग्रेन के हैं? तो 124 ग्रेन के हैं। कुषाणों को सबसे ज्यादा ताम्र सिक्के चलाने का श्रेय भी प्राप्त है, यानी सोना और तांबा ये दोनों लोग ये चलाते हैं। याद रखेंगे कुषाणों ने केवल स्वर्ण और तांब के सिक्के चलाए हैं, चांदी का सिक्का लोग नहीं चलाए हैं। ठीक है, कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडलवन में आप जानते हैं चौथा बौद्ध संगीति आयोजित होता है। इसकी चर्चा हमने पीछे कर लिया है। अब हम आते हैं साथ ही भारतीय राजा जो शुंग वंश है, कण्व वंश है। यहाँ से छोटे छोटे सवाल बनते हैं, हालांकि इसे पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बन जाता है तो एक बार देख ही लेते हैं, क्या ही बुराई है कि नहीं। देखिए शुंग वंश के संदर्भ में करार निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पुष्यमित्र शुंग इस वंश के संस्थापक हैं। बात तो सही है ना, हम लोग जानते हैं इस बात को, सही है। और यह मौर्य सम्राट के अंतिम, मौर्य शासन के अंतिम सम्राट थे बृहद्रथ, इनको मार दिए थे। बिल्कुल सही है, बृहद्रथ का सेनापति भी ये था, ये भी ध्यान रखना है। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाई। क्या ये बात सही है? तो हाँ, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, सी हो जाएगा राइट आंसर सही जवाब। देखिएगा अगर हम बात करेंगे शुंग वंश, तो 185 से 149 ईसा पूर्व तक ये चलता है। पुष्यमित्र शुंग इस वंश के संस्थापक है, जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। बृहद्रथ इनके सेनापति थे और इनको मार देते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में बनाया है। अब देखिए पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है, तो इसे थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अयोध्या अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है पुष्यमित्र शुंग के बारे में। ठीक है, और जो कि से मिलती है, जो कि इस राज्य के जो कि इसके राज्यपाल धनदेव यानी
धनदेव से संबंधित है अयोध्या अभिलेख, उसमें हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था और इसमें पुरोहित थे पतंजलि। ये भी पेपर में बार बार आता है कि जो पुष्यमित्र शुंग ने यज्ञ करवाया था 2 अश्वमेध यज्ञ, उसमें पुरोहित कौन थे, तो साथ ही पतंजलि यहाँ पे पुरोहित हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। और आपसे पूछेगा किस अभिलेख से पता चलता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया है, तो जवाब होगा अयोध्या अभिलेख। अगला, निम्नलिखित में से कौन से शुंग वंश के अंतिम शासक हैं? देखिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वही हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथ ही जो देवभूति है यह शुंग वंश के अंतिम शासक हैं। डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग, तो इसके बाद साथ ही अग्निमित्र शासक बनते हैं। कालिदास के मालविकाग्नि मित्र नाटक से पता चलता है कि अग्निमित्र के समय में यवन का आक्रमण भारत में हो जाता है, वही यवन हिंद यवन, ठीक है। और उन्हें सिंधु नदी के तट पर पराजित किया हुआ है किसने? वसुमित्र ने, वसुमित्र ने होना चाहिए, ठीक है। ब्रजमित्र वसुमित्र के बाद साथ ही शासक बनते हैं। देवभूति यह शुंग वंश के अंतिम शासक हैं। इनके मंत्री थे साथ ही वसुदेव, और इन्होंने क्या किया? देवभूति को मार दिया और एक नया वंश बनाया जिसका नाम है कड़ो वंश। ध्यान रहेगा, एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा शॉर्टकट में और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कड़ो वंश के अंतिम शासक हैं? देखिए कड़ो वंश की नींव किसने डाली? देवभूति। और आपसे पूछ रहा है इसके अंतिम शासक कौन है, ठीक है। तो याद रखेंगे कड़ो वंश की बात करते हैं तो इसके अंतिम शासक साथ ही सुशारमन थे। डी हो जाएगा राइट आंसर, सही जवाब, ठीक है। देखिए कड़ो वंश की बात करेंगे तो इसकी स्थापना देवभूति ने की हुई है और देवभूति की हत्या उसके सचिव वसुदेव ने कर दी है। और वसुदेव ने करके क्या करी हुई थी? सॉरी, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति, इसकी हत्या वसुदेव ने की और इस वंश की नींव डाली किस वंश की? कड़ो वंश की। वसुदेव के बाद भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन, इस वर्ष के 4 शासक होते हैं कड़ो वंश के। अंतिम शासक कौन है? सुशर्मन। कड़ो वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या कर देते हैं सिमुक, और सिमुक जो है एक नया ब्राह्मण वंश सातवाहन वंश बनाते हैं। यानी सिमुक मार देते हैं किसको? सुशर्मन को, जो कि कड़ो वंश के शासक हैं। देखिए अब थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं सातवाहन वंश के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है? यानी कौन से अभिलेख में हमें भूमिदान के बारे में जानकारी मिलती है? तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा नागनिका का नानाघाट अभिलेख। इसमें हमें भूमि के बारे में दान दिए जाने की जानकारी साथ ही मिलती है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे आंध्र सातवाहन को लेकर के, तो ये लोग 30 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक चलेंगे। इस वंश के संस्थापक हैं सिमुक हैं, तथा इसने प्रतिष्ठान यानी महाराष्ट्र को अपनी राजधानी बनाई हुई है। पुराणों में इन्हें हम आंध्र कह के बुलाते हैं। बात करेंगे सातकर्णी प्रथम, तो इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। इन्होंने एक राजसूय यज्ञ भी किया हुआ है। इन्हीं की रानी है नागानिका और उनका एक अभिलेख है नागनिका अभिलेख, नानाघाट अभिलेख से बोलते हैं, ठीक है। और इसमें बौद्धों एवं ब्राह्मणों को भूमि दान दिए जाने का उपबंध मिलता है और भूमि दान दिए जाने का यह पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। तो नागनिका का नानाघाट अभिलेख भूमि दान दिए जाने का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। अभी तक कहीं नहीं पता चला था कि कोई भूमि को दान दे रहा है, पर यहां से शुरुआत हो गया, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती कथन सही है, कहा कि गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखा है किसने? तो हाल ने लिखा है, बिल्कुल सही है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। समझेंगे इस बात को। हाल की बात करते हैं साथी, तो इन्होंने प्राकृतिक एक शासक हैं आंध्र सातवाहन वंश के, ठीक है। तो इन्होंने प्राकृत भाषा में लिखा है गाथा सप्तशती नामक पुस्तक, और इसमें इनकी प्रेम गाथाओं का वर्णन है। इनके समय में गुढ़ाड़ नामक एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बृहत कथा कोश नामक ग्रंथ लिखा है। इन्हीं के समय में संस्कृत के व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन, इन्होंने कांत्रांत नामक पुस्तक लिखा है। गौतमीपुत्र सातकर्णी यह आंध्र सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं। इनकी माता थी साथी बलश्री। इनकी माता बलश्री के नासिक अभिलेख में इन्हें एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण या एक छत्र ब्राह्मण कहा गया है। तो अगर आपसे पूछेगा एक छत्र ब्राह्मण किसे बोलते हैं, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को बोलते हैं, और इन्होंने ही साथी शक शासक नाहपान को हराया हुआ है, ठीक है। अगला है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्कों पर जलयान का चित्र देखने को मिलता है? जलयान का चित्र किसके उस पर देखने को मिलता है? तो यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर साथी जलयान का चित्र देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब, ठीक है। देखिए
गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद बात करेंगे तो इनके बाद वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी ये शासक बनते हैं, ठीक है, जिसे शासक रुद्रदामन 2 बार पराजित भी करते हैं। पुलुवामी के बाद शिव श्री सातकर्णी शासक बनते हैं जो कि इनके भाई हैं। शिव शक्ति के बाद यज्ञश्री सातकर्णी बनते हैं और इनके सिक्कों पर साथी जलयान हमें देखने को मिलता है। तो जलयान का चित्र हमें यज्ञश्री सातकर्णी की जो है सिक्कों पर देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे जलयान मतलब ऐसा लग रहा है कि अब जो है फिर से सिंधु सभ्यता के बाद हम लोग बहुत दिनों बाद जलयान का नाम सुने हैं, यानी पोत परिवहन फिर से नजर आ रहा है कि हमारा विश्व के साथ फिर से व्यापार होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए सातवाहन वंश के बाद कई छोटे छोटे और वंश होते हैं, पर इनकी चर्चा हमें करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पेपर में यहाँ से कुछ आना नहीं है। तो इस वाले पॉइंट्स को यहाँ पे आप स्किप क्या ही करना है, थोड़ा हिस्सा ही 4-5 क्वेश्चन है, ये देख ही लेते हैं क्या जाता है कि नहीं। अगर आपसे पूछेगा कि भाई अभीर वंश है, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे इसके बारे में। अभीर वंश के संस्थापक कौन है, तो आप बताना ईश्वर सेन है। कौन है? ईश्वर सेन है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा? बी हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। थोड़ा है ये कवर कर लेते हैं। देखिए शुंग वंश कौन थे? पुष्यमित शुंग। कड़ वंश वसुदेव। आंध्र सातवाहन सिमुग। अभीर वंश ईश्वर सेन। इक्ष्वाकु वंश श्री शांतमूल। चेदी वंश तो महामेधवाहन। ऐसे याद रखिए। निम्नलिखित में से किसे पुराणों में स्त्री परपतियां या आंध्र भृत्य कहा गया है? तो ये किसे कहा गया है साथी? तो देखिए यहाँ गलत हो जाता है, आंध्र भृत्य जब हम पाते होते हैं आंध्र सातवाहन, गलत जाएगा। तो जो इक्ष्वाकु वंश है इन्हीं को हम स्त्री पर्वतीय और आंध्र भृत्य के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी सही जवाब, ठीक है। देखिए इक्ष्वाकु वंश को साथी हम स्त्री पर्वतीय या आंध्र भृत्य कहते हैं। ये सातवाहनों के सामंत थे और इस वंश के संस्थापक स्त्री शांतमूलक हैं। इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया है। वीर पुरुष दत्त स्त्री शांतमूलक के उत्तराधिकारी बनते हैं और इन्हें नागार्जुन कोंडा में एक स्तूप भी बनवाया है। इक्ष्वाकु वंश के शासक बौद्ध धर्म को मानते थे, यानी बौद्ध धर्म के पोषक हैं, ठीक है। अगला, कलिंग का चेदी वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कलिंग में चेदी वंश बनाए थे महामेधवाहन। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा सही जवाब। तो बात करें कलिंग के चेदी वंश, तो इस वंश के संस्थापक महामेधवाहन है। राजा खारवेल कलिंग के चेदी वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं और इनकी जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसे आप लोग बोलते हो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदाए जाने का साक्ष्य मिलता है। इसे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नंद वंश के शासक है महापद्मनंद और ये कलिंग में नहर खुदाए थे, ऐसी जानकारी मिलती है कहां से? तो बता देना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निश्चित कोड से सही जवाब का चयन कीजिएगा। वाटाकक वंश की स्थापना बिंद शक्ति के द्वारा किया गया था, क्या बात सही? हाँ, एक वंश है वाटाकक वंश, बिंद शक्ति इसके संस्थापक हैं। सेतुबंध नामक पुस्तक की रचना प्राकृत भाषा में रुद्रसेन नामक व्यक्ति करता है, सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, सी हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, सही जवाब। अगर हम बात करेंगे वाकाटक वंश की, तो इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति करते हैं। इस वंश की राजधानी नंदी वर्धन यानी नागपुर में है। प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय इस वंश के शासक हैं। रुद्रसेन तृतीय के द्वारा साथ ही प्राकृत भाषा में सेतुबंध नामक पुस्तक लिखा गया है। अजंता की गुफा 9 और 10 ये वाकाटकों के काल से संबंधित है। जब हम कला संस्कृति कभी पढ़ेंगे तो वहां पे आप इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और आपको मजा आएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो ये सवाल वही सबसे रिपीटेड है, कुषाण के बारे में जानकारी है, तो वो आपको इकट्ठा नहीं करना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तक और दूसरी तरफ उसके लेखक दिए गए हैं। तो साथ ही यहाँ पे याद रखना होगा बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष, आप सभी को पता होगा। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष है साथी। तो यहाँ पे डी आपका जो राइट आंसर है ये नहीं होगा, यही सही सुमेलित नहीं है, तो डी हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब, राइट आंसर। बाकी देखेंगे भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा, पतंजलि ने महाभाष्य, हाल ने गाथा सप्तशती, वात्स्यायन ने कामसूत्रा लिखा, जबकि अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र सौंदर्यनंद लिखा, भास ने स्वप्न वासवादत्त, गुणान ने बृहत कोश और सरोवर्मन ने कातरांत। तो साथ ही मौर्य साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे हमने उस पर डिस्कस किया। कल हम आपसे गुप्त काल के बनने वाले सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो मिलता है आपसे हम कल के सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम। जय।